वेलकम टू लर्निंग कंसेप्ट बाय गनी सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जैव विकास क्या है और जैव विकास से संबंधित प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। आइए समझा जाए कि जैव विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसे कहते हैं। सरल शब्दों में जैव विकास धीमी गति से क्रमिक तौर तरीके से चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप सरलतम प्रकार के जीवधारियों से जटिल प्रकार के जीवधारियों की उत्पत्ति होती है। हम जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस के नाम से जानते हैं। जैव विकास परिकल्पना पर कई फिलासफरों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने बातों को रखने का प्रयास किया है। जो जैव विकास है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था और इस संदर्भ में डार्विन ने जैव विकास की प्रक्रिया को समझाने के लिए परिवर्तन के साथ अवतरण की मौलिक कल्पना प्रस्तुत किया था, यानी अंग्रेजी में इसे डिसेंट विथ मॉडिफिकेशंस के नाम से जाना जाता है। डार्विन के अनुसार जैव विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा सरल प्रकार के जीवधारियों के शारीरिक संरचना में, बनावट में, स्वरूप में धीमी गति से क्रमिक तौर तरीके से चलने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आधुनिक जटिल प्रकार के और उच्च श्रेणी के जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई है। तो आइए देखा जाए विकास की जो प्रक्रिया है उसमें सर्वप्रथम यूनिसेलुलर प्रकार के जीवधारियों की उत्पत्ति हुई और ये यूनिसेलुलर प्रकार के जीवधारी आगे चल कर के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हुए। इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले बने इन्वर्टिब्रेट और इन्वर्टिब्रेट आगे चल कर के फिर कन्वर्ट हुए वर्टिब्रेट में और वर्टिब्रेट फिर आगे चलकर कन्वर्ट हुआ पीसेज में। पीसेज से डेवलपमेंट हुआ एम्फीबिया का और एम्फीबिया से डेवलपमेंट हुआ रेप्टाइल्स का या रेप्टिलिया का। अब रेप्टाइल्स या रेप्टिलिया जो क्लास है, इससे जो है दो तरह के जीवधारियों की उत्पत्ति हुई, एक बर्ड और दूसरा मैमल्स। तो जैव विकास के सिद्धांत यानी ऐसे सिद्धांत जो जैव विकास की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करते हैं या जिनसे जैव विकास की प्रक्रिया को समझा जा सकता है या जैव विकास की प्रक्रिया जिस सिद्धांतों की सहायता से एक्सप्लेन की जाती है, उसी सिद्धांत को हम जैव विकास का सिद्धांत कहते हैं। इस संदर्भ में तीन सिद्धांत बहुत फेमस हैं। एक सिद्धांत का नाम है लैमार्कवाद या लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत या अंगों के कम व अधिक उपयोग का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है डार्विनवाद या डार्विन थ्योरी और तीसरा सिद्धांत है उत्परिवर्तनवाद या उत्परिवर्तन का सिद्धांत या ह्यूगो डे व्रीज का सिद्धांत। तो जैव विकास के सिद्धांत में ये तीन सिद्धांत काफ़ी फेमस हैं। तो इस सिद्धांत को हमने कुछ यहाँ ऐसे लिख रखा है, लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे लैमार्क के सिद्धांत के बारे में, यानी लैमार्किज्म, लैमार्कवाद के बारे में। जो जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस है, इस जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस पे सबसे पहला तर्कसंगत सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक फ्रांस के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क था। इन्होंने अपनी पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजिक में अपने इस सिद्धांत को सन 1809 ईस्वी में प्रकाशित किया था। इनका जो सिद्धांत है वो 4 बिंदुओं पर आधारित है। पहला जो बिंदु है इस सिद्धांत का वो ये है, बड़े होने की जन्मजात प्रवृत्ति, अर्थात प्रत्येक जीवधारियों में जन्मजात बड़े होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चूँकि ये सिद्धांत कोशिका विभाजन के पहले दिया गया था, यानी ये उस समय की बात है जब सेल डिवीज़न के बारे में कोई वैज्ञानिक आइडिया नहीं थी कि कोई जीवधारी आकार में बड़ा क्यों होता है।
तो ऐसा माना जाता था कि हर एक जीवधारी जो जन्म लेता है समय के साथ उचित पालन पोषण, खाद्य और पेय पदार्थ अगर प्राप्त करता है तो उसके अंदर आकार में, भार में, लंबाई में, स्वरूप में परिवर्तन होने की जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इन्होंने जैव विकास के संदर्भ में जो पहला बिंदु रखा अपने थ्योरी में, वो ये रखा कि बड़े होने की प्रवृत्ति, अर्थात हर एक जीवधारियों में प्राकृतिक क्षमता पाई जाती है कि वो पोषण जैसे जैसे प्राप्त करेगा, उम्र के पड़ाव के साथ वो आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरह से जो है पहला बिंदु ये कहता है कि प्रत्येक जीवधारियों में आकार में बड़े होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा बिंदु ये है इनका कि वातावरण का सीधा प्रभाव, अर्थात जिस तरह की वातावरणीय दशाओं में जीवधारी रहता है उस वातावरण का सीधा प्रभाव उस क्षेत्र में रहने वाले जीवधारियों पर पड़ता है और उस वातावरण के हिसाब से वो जीवधारी अपना रहन सहन, रंग, रूप, कार्य की आदि क्रियाओं में परिवर्तन भी प्रदर्शित करता है। तीसरी बात इन्होंने ये बताई थी कि अंगों का कम व अधिक उपयोग। ये सिद्धांत ये कहता है कि जिस अंग का उपयोग हम ज़्यादा करते हैं उसका विकास ज़्यादा होता है और जिस अंग का उपयोग हम कम करते हैं उस अंग का विकास कम होता है। और कम उपयोग में आने वाले जो अंग होते हैं वो धीरे धीरे जो है निष्क्रिय हो जाते हैं और फिर लास्ट में वो अवशेषीय अंग के रूप में कन्वर्ट होते हैं और अवशेषीय अंग के बाद फिर वो अंग जो होते हैं हमारे शरीर में या तो जो कहते हैं अवशेषीय अंग के रूप में पड़े होते हैं या फिर वो गायब हो जाते हैं। जो चौथी बात इन्होंने अपने सिद्धांत में बताई थी वो ये बताई थी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्क के अनुसार कोई भी जीवधारी जन्म के बाद जो कुछ भी वातावरण में रह कर के ट्रेनिंग के द्वारा या अपने पूर्वजों के नकल से या फिर किसी भी जो है सोसाइटी के माध्यम से जो कुछ भी सीखता है या अपने अनुभव से ही सीखता है तो उस लक्षण को हम कहते हैं उपार्जित लक्षण। और इनके अनुसार जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो होते हैं वो नस्लों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो लैमार्क की जो थ्योरी थी या लैमार्कवाद या लैमार्किज्म का जो मेन पॉइंट था वो 4 था। 4 में पहला था बड़े होने की प्रवृत्ति, दूसरा था वातावरण का सीधा प्रभाव और तीसरा बिंदु था अंगों का कम व अधिक उपयोग और चौथा पॉइंट था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब ये 4 बिंदु पर लैमार्किज्म यानी लैमार्कवाद का जो सिद्धांत है या लैमार्क का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह आधारित है। अब इन्होंने अपने सिद्धांत को सही ठहराने के लिए कुछ उदाहरण भी दिया था। जैसे इन्होंने पहला उदाहरण दिया था जिराफ का। जिराफ के बारे में इन्होंने ये बताया था कि जो जिराफ आधुनिक जिराफ है इनके जो पूर्वज थे वो गधों के समान थे। उस समय ये ज़मीन पे पाई जाने वाली घास को खाते थे और अपना जीवन नॉर्मल तरीके से व्यतीत करते थे। बदलती हुई वातावरणीय दशाओं के कारण ज़मीन की घासें समाप्त होने लगी और उस समय के जिराफ को अब अपने जीवन यापन के लिए, भोजन के लिए वृक्षों की पत्तियों पर आश्रित होना पड़ा। वृक्ष से पत्तियों को प्राप्त करते समय इनको अपनी गर्दन और आगे की दोनों टांगों को लगातार उचकाना पड़ा। अब ये चीज़ धीरे धीरे प्रैक्टिस में आती गई और प्रैक्टिस में आते आते ये जो कैरेक्टर था उनमें वंशागत हो गया और पैदा होने वाले जो जिराफ थे उनमें जन्मजात उनकी गर्दन लंबी और आगे की दोनों टांगें भी लंबी दिखाई देने लगी। इस तरह से इन्होंने ये बताया कि जो उपार्जित लक्षण होता है उनकी वंशागति होती है, अर्थात पेरेंट्स जो कुछ सीख लेते हैं उनसे उत्पन्न होने वाली संतान जो होती है बगैर सीखे हुए वो उनके अंदर वो गुण ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरी बात इन्होंने ये बताई थी अपने सिद्धांत को सही ठहराने के लिए सांप का इन्होंने एग्जाम्पल दिया था। सांप के बारे में ये बताया था कि जो सांप के पूर्वज थे इनके टांगें हुआ करती थी। अब ये टांगें जो थी इनको बिल में निकलते और घुसते समय बाधा उत्पन्न करती थी। सांप के पूर्वजों ने क्या किया कि धीरे धीरे अपने पैरों का इस्तेमाल करना कम कर दिया और धीरे धीरे ये लक्षण जो है वंशागत होता गया। परिणाम स्वरूप आज के वर्तमान के जो सांप हैं उनके पैर नहीं हैं। इस तरह से लैमार्क ने अपने सिद्धांत को सही ठहराने के लिए सांप का और जिराफ का उदाहरण दे करके अपने सिद्धांत को सही ठहराने का प्रयास किया था। लेकिन अगर हम इसके कुछ आलोचनाओं की बात करें कि लैमार्कवाद का सिद्धांत या लैमार्क का सिद्धांत क्या वास्तव में सही है
तो इसकी आलोचना में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलती हैं। जैसे कि चीन में जो है महिलाओं का या लड़कियों का जो पैर होता है उनको छोटा रखने के लिए लोहे की जूतियों को पहनाया जाता है। अगर लैमार्क की बात सही है तो किसी एक पूर्वज के पैर को लोहे की जूती पहना करके अगर छोटा कर दिया जाए तो फिर उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में यह कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए और उनसे उत्पन्न होने वाली संतान को बगैर लोहे की जूती पहनाए पैर छोटा करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात, भारतीय संस्कृति में आभूषण को धारण करने के लिए महिलाओं में नाक और कान छिदवाने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, लेकिन आज तक कोई ऐसी संतान पैदा नहीं हुई जिसका जन्मजात नाक और कान छिदा हुआ हो। मुस्लिम सोसाइटी में मेल्स में खतने की परंपरा है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी संतान पैदा नहीं हुई जिसका खतना जन्मजात किया हुआ हो। यदि लैमार्क की बातें सही हैं तो ये सभी लक्षण ट्रांसफ़र होने चाहिए पेरेंट्स से उनकी आने वाली संतानों में, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जैव विकास परिकल्पना पर दूसरा तर्कसंगत सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने बचपन से ही प्रकृति में रुचि का प्रदर्शन किया था। 22 वर्ष की आयु में सन 1831 में इंग्लैंड के विश्व सर्वेक्षण जहाज़ पर विश्व भ्रमण का अवसर प्राप्त हुआ। 5 वर्षों तक डार्विन ने अनेक द्वीपों एवं महाद्वीपों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जीवाश्म तथा चट्टानों के नमूनों को इकट्ठा किया। प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के समीप गैलापेगोस द्वीप समूह पर पक्षियों का अध्ययन किया। विश्व भ्रमण से पूर्व डार्विन विशिष्ट सृष्टिवाद में विश्वास रखते थे, लेकिन भ्रमण के बाद उनका दृष्टिकोण बदल गया और उन्होंने 1859 में प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक में अपनी परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण अमेरिका की यात्रा की। सन 1858 में माल्थस ने आबादी पर लेख से प्रभावित होकर वेलेस के मस्तिष्क में योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार आया। वेलेस ने एक लेख जीवों की किस्मों में मूल दशा से अनिश्चित रूप में बदल जाने की प्रवृत्ति लिखकर डार्विन के पास भेजा। डार्विन ने सन 1858 में वेलेस के संयुक्त नाम से इस परिकल्पना को छपवाया। वेलेस के निष्कर्ष डार्विन से मिलते जुलते थे। वेलेस का जो चार्ट है, जैसा कि यहाँ बोर्ड पर दर्शाया गया है, एक तरफ तथ्य फैक्ट लिखा गया, दूसरी तरफ परिणाम कॉन्सिक्वेंस लिखा गया है। तथ्य में पहला पॉइंट है जीवधारियों की संतुलित संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। दूसरा पॉइंट उसी में है जीवधारियों की संतुलित आबादी। परिणाम है इसका जीवन संघर्ष। दूसरा पॉइंट जीवन संघर्ष और विभिन्नताएं तथा आनुवांशिकता। परिणाम इसका है योग्यतम की उत्तरजीविता। तीसरा पॉइंट है योग्यतम की उत्तरजीविता और वातावरण में परिवर्तन। परिणाम इसका है प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति। अब जो डार्विनवाद है वो जिन बातों पर आधारित है या जिन तथ्यों पर आधारित है उसका विवरण हम लोग यहाँ से जानेंगे। पहला पॉइंट इनका है जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता। संसार में बहुत से जीव ऐसे पाए जाते हैं जिनमें संतानोत्पत्ति की असीम क्षमता होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है। एक सीप एक जनन काल में लगभग 10 लाख अंडे देती है। एक मशरूम 7 खरब स्पोर बनाता है। एक मादा एस्कैरिस अपने जीवन काल में 2.5 करोड़ अंडे देती है। एक मादा खरगोश एक बार में 4 से 6 बच्चे देती है और एक वर्ष में 4 बार बच्चे देती है। बच्चे 6 महीने में वयस्क हो जाते हैं और संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं। हाथी की संतानोत्पत्ति की दर सबसे कम होती है। एक मादा हाथी 30 से 90 वर्ष की आयु में औसतन 6 से 7 संतान उत्पन्न करती है। यदि ये सभी जीवित रहें तो संतानोत्पत्ति करते रहें तो 750 वर्षों में हाथी के एक जोड़े से लगभग 2 करोड़ हाथी हो जाएंगे।
यह क्रम चलता रहे तो कुछ हज़ारों वर्ष में पूरी पृथ्वी हाथियों से भर जाएगी। जीवधारियों की संतानोत्पत्ति की असीम क्षमता होने के बावजूद भी इनकी आबादी संतुलित बनी रहती है, क्योंकि अधिकांश जीवधारी वयस्क अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। दूसरा जो इनका मुख्य तथ्य है वो है जीवन संघर्ष। प्रकृति में जो जीवधारी होते हैं वो अनेक प्रकार का संघर्ष करते हैं, जैसे भोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, आवास के लिए। इन तमाम चीज़ों के लिए प्रत्येक जीवधारी एक दूसरे के साथ संघर्ष प्रदर्शित करता है। अब जो संघर्ष होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है सजातीय, इंट्रा स्पेसिफिक, यानी एक समान जातियों के बीच जो संघर्ष होता है उसको सजातीय या इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं। दूसरा होता है अंतर जातीय, इंटर स्पेसिफिक, अलग अलग जातियों के बीच जो संघर्ष होता है उसको इंटर स्पेसिफिक संघर्ष कहते हैं। तीसरा होता है वातावरणीय, इन्वायरमेंटल, जैसे कि सूखा है, बाढ़ है, भूकंप है, तूफान है। वातावरणीय दशाओं से बचने के लिए प्रत्येक जीवधारी संघर्ष करता रहता है। डार्विन का जो तीसरा पॉइंट है वो है विभिन्नताएं तथा उसकी आनुवांशिकी या वंशागति। लैंगिक जनन द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें जुड़वा बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी 2 सदस्य आपस में बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर कुछ न कुछ अवश्य पाया जाता है। इन्हीं अंतर को ही हम विभिन्नताएं के नाम से जानते हैं, और लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार की विभिन्नताएं हो सकती हैं। और विभिन्नताएं जो होती हैं डार्विन के अनुसार वंशागत होती हैं, और विभिन्नताओं को ही इन्होंने मूल जैव विकास का आधार माना है। चौथा तथ्य है कि योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन। जीवन संघर्ष में ऐसे जीवधारी ही सफल होते हैं जिनमें लाभदायक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हानिकारक विभिन्नता वाले जीवधारी जीवन संघर्ष के दौरान कहीं न कहीं समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से डार्विन ने इसे प्राकृतिक चयन और हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे योग्यतम की उत्तरजीविता का नाम दिया है। 5वां पॉइंट है वातावरण से अनुकूलन। वातावरण स्थिर नहीं रहता है, इसमें सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तनशील वातावरण के अनुरूप जीवधारी अपने आप को अनुकूलित किए रहते हैं तथा इस विशेषता को अनुकूलता कहते हैं। जो जीवधारी स्वयं को वातावरण के अनुरूप अनुकूलित नहीं कर पाते वे नष्ट हो जाते हैं। जैसे मेसोजोइक एरा के विशालकाय जो सरीसृप थे वो वातावरण में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाए और इस वजह से वो नष्ट हो गए। 6वां और आखिरी पॉइंट है इनका नई जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़। डार्विन के अनुसार जीवन संघर्ष एवं प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप वे ही जीवधारी जीवित रहते हैं जो स्वयं को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। अनुकूलन के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठा होती रहती हैं और इनसे नई जातियों की उत्पत्ति होती है। जैसे शेर जो है चीता, तेंदुआ, बिल्ली, अनुकूलन के फलस्वरूप एक ही जाति से उत्पन्न विभिन्न जातियां हैं। आधुनिक जो घोड़ा है जिसका नाम है इनकस अपने पूर्वज ओहिप्पस, मेसोहिप्पस, मायरीहिप्पस और प्लियोहिप्पस से काफ़ी भिन्न होता है। अब जो है डार्विन के जो मुख्य बातें थी वो हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डार्विनवाद की आलोचनाएं क्या हैं। आलोचना में पहला पॉइंट है इनका कि डार्विन ने विभिन्नताओं की उत्पत्ति के कारणों को स्पष्ट नहीं किया, जबकि डार्विन ने यह बताया कि जैव विकास का मूल आधार विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन विभिन्नताएं कहाँ से आती हैं, कब आती हैं, क्यों आती हैं, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। दूसरी बात, डार्विन ने कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन को जैव विकास का आधार माना, लेकिन ये वंशागत और कायिक विभिन्नताओं में अंतर स्पष्ट करने में असफल रहे। तीसरी बात, डार्विन ने कॉन्टिन्यूअस जो वेरिएशंस थे या जो म्यूटेशंस थे इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। डार्विन ने विभिन्नताओं की वंशागति को स्पष्ट नहीं किया। उनका कथन था कि शरीर के विभिन्न भागों की सूक्ष्म प्रतिलिपि बनकर गैमीट द्वारा अगली पीढ़ी में चली जाती हैं। इन प्रतिलिपियों को उन्होंने पैंजीन्स नाम दिया था। इसी तरह आलोचना में अगला पॉइंट है, डार्विन ने अवशेषीय अंगों की उपस्थिति को स्पष्ट नहीं किया। अर्धविकसित अवस्था में जो अंग होते हैं उन अंगों की उपयोगिता को डार्विन स्पष्ट नहीं कर पाए।
विकसित अवस्था में अंगों की उत्पत्ति उत्परिवर्तन द्वारा संभव है, न कि कर्मिक विकास के द्वारा। इसी तरह से अगला आलोचना में अगला पॉइंट है, आयरलैंड के बारहसिंघों के सींग तथा स्वीडोनोल चीतों के दांत इन जातियों के विनाश के कारण बने। डार्विन इसे स्पष्ट नहीं कर सके कि उपयोगी अंगों का विकास इस सीमा तक क्यों हुआ कि वे उनके विनाश का कारण बन गए। अगला पॉइंट है, डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता को तो स्पष्ट किया, लेकिन योग्यतम के आगमन को स्पष्ट नहीं किया। अगला पॉइंट है, डार्विन जलीय जीवधारियों से स्थलीय जीवधारियों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता। अगला पॉइंट है, प्राकृतिकवाद या प्रकृतिवाद संयोजक कड़ियों की अनुपस्थिति पर प्रकाश नहीं डाल सके। इस तरह से जो है ये जैव विकास का जो दूसरा सिद्धांत था डार्विनवाद के रूप में, इसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब जो जैव विकास का तीसरा सिद्धांत है, जिसको म्यूटेशन थ्योरी या उत्परिवर्तन का सिद्धांत या उत्परिवर्तनवाद के नाम से जाना जाता है, यह सिद्धांत हॉलैंड के एक वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज नाम था जिनका, उन्होंने दिया था और इन्होंने अपना प्रयोग ओइनोथेरा लैमार्कियाना नामक पौधे पे किया था। और इन्होंने ये बताया था कि जीवधारियों में जो अचानक परिवर्तन होता है उसी को हम उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और जो उत्परिवर्तनवाद था या जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत था, उसके जो मुख्य बातें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें पहला बिंदु है, नई जातियों की उत्पत्ति छोटी छोटी कर्मिक विभिन्नताओं के फलस्वरूप नहीं होती, बल्कि उत्परिवर्तन के कारण होती हैं। दूसरा पॉइंट, जाति का प्रथम सदस्य जो उत्परिवर्तन के फलस्वरूप विकसित होता है उसे उत्परिवर्तक म्यूटेंट नाम दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं यानी इनडिटर्मिनेंट होते हैं। ये लाभदायक या हानिकारक दोनों हो सकते हैं, एक साथ अनेक अंगों में भी हो सकता है। चौथा पॉइंट, जीवधारियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इनकी तीव्रता कम, अधिक या सुप्त हो सकती है। अगला पॉइंट है, एक पूर्वज जाति या जनक से एक साथ अनेक मिलती जुलती जातियां उत्पन्न हो सकती हैं, अथवा जाति के अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। छठवां पॉइंट, उत्परिवर्तन कम समय में हो जाते हैं। डेवलपमेंट के समय अंगों की प्रारंभिक अवस्था को उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सातवां पॉइंट, संयोजक कड़ियों के अस्तित्व की संभावना को उत्परिवर्तन सिद्धांत के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। अब इसके बाद जो है हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि उत्परिवर्तन का मूल कारण क्या होता है। देखिए, जो उत्परिवर्तन का मूल कारण है उस पर तीन बातें काफ़ी फेमस हैं। कारण में पहला बिंदु जो है, लिंग जनन के समय जो गैमेटोजेनेसिस द्वारा गैमीट का निर्माण होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर में होने वाली त्रुटि होती है, जिसके कारण जो है उत्परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट, शरीर की आंतरिक दशा के कारण भी उत्परिवर्तन हो सकता है। अनियमित शरीर ताप, अनियमित उपापचय, अनियमित हार्मोन स्रावण आदि के कारण भी उत्परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है कि वातावरणीय दशाओं के कारण उत्परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे पराबैंगनी किरणें, रेडियोधर्मी किरणें, आंतरिक किरणें आदि के प्रभाव से उत्परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये सब वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उत्परिवर्तन होता है। अब हम लोग उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना के बारे में चर्चा करेंगे। आलोचना में पहला है, संध्या प्रिमरोज या ओइनोथेरा लैमार्कियाना एक अस्थिर जाति होती है, इसलिए जो विभिन्नताएं या प्राथमिक जातियां डी व्रीज ने प्राप्त की थी वो गुणसूत्र के असाधारण वितरण के फलस्वरूप बनी थी। इन जातियों में गुणसूत्रों की संख्या 14 के स्थान पर 15, 16, 20, 22, 24, 27 तथा 28 पाई गई थी। दूसरा पॉइंट, उत्परिवर्तन प्रायः हानिकारक होते हैं, इनसे जातियों के विनाश की संभावनाएं अधिक होती हैं। तीसरा पॉइंट, उत्परिवर्तन सिद्धांत के आधार पर समुद्री द्वीपों में उड़ने में असमर्थ पक्षियों की उपस्थिति को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। चौथा पॉइंट, उत्परिवर्तन जैव विकास का एक आधार है, यह संपूर्ण कारण नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जैव विकास क्या है, इसका कर्मिक पद क्या होता है, जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, जैव विकास
के सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन मुख्य बातें थी, सिद्धांतों के फेवर्स में और इनकी आलोचना से संबंधित कौन कौन से तथ्य थे, इन सभी बातों का विस्तृत अध्ययन किया। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।